अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दुरूद उस ज़ात अक़दस पर जिस पर खुद खुदाए बरतर बुजुर्ग दुरूद व सलाम भेजता है। सामीन और नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत समाजी और सियासी शख्सियत मौजूद हैं और मौजूदा हालात में हम इनसे सवाल जवाब करेंगे और इस वक्त पाकिस्तान में सियासत में क्या हो रहा है ये भी इनसे आवाज़ जानेंगे और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया उसके बारे में भी इनसे बातचीत होगी और हुकूमत का ख़ास तौर पे पीडीएम का क्या मौक़िफ़ है उस पर भी बात करेंगे। तो जनाब मोहतरम इलियास मुग़ल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास मुग़ल साहब, ये बताइए कि हमारी सियासत का गुज़श्ता 3 दहाइयों से यही वतीरा रहा है कि जो भी हुकूमत में होता है वो अपोजिशन वालों को अपना ज़ेर अताब लाज़मी करता है और आपने हालिया 1 साल में या उससे पहले भी देखा आपने। तो इस वक्त जो करंट चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके से हुआ, मीडिया की मौजूदगी में हुआ और दरवाजे तोड़ के पुलिस अंदर गई, तो आप क्या समझते हैं ये इंतकाम की सियासत कब ख़त्म होगी और कहाँ पर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान की सियासत के अहाता करें तो पाकिस्तान की सियासत का जो दौर चला आ रहा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से या नवाज शरीफ के ज़माने से अवाइल दौर से जो चला आ रहे हैं और ख़ासकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने के बाद से, तो ये सारा का सारा जमहूरियत से हट कर यहाँ पर यूँ समझ लें कि आमरीत, एक दूसरे को दबाना और एक ताकत का इस्तेमाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान के अंदर आया जाए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है ना वो राइज नहीं है। अगर जमहूरियत सिस्टम आपने देखना है आप बरतानिया में देखें, जमहूरी सिस्टम देखना आप अमेरिकन सिस्टम में देखें, इससे हटकर आप इंडिया को देखें जहाँ पे जमहूरियत जो है पनप रही है, आगे बढ़ रही है जमहूरियत और दुनिया के अंदर वो तरक्की करती जा रही है। अब जो दूसरी बात आपने की परवेज़ इलाही साहब वाली, देखें पाकिस्तान के अंदर कई शख्सियात जो होती हैं वो बड़ी वज़ादार होती हैं। जब आप उनका नाम लेते हैं तो उनका कैरेक्टर, उनका ख़ानदान, उनकी सियासत, उनकी सारी चीज़ें खुलकर आपके सामने आ जाती हैं। अगर चौधरियों की हम बात करते हैं, चौधरी बरादरान जो चौधरी शुजात हैं, ये चौधरी जो परवेज़ इलाही हैं, इनका पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा किरदार रहा है। वो हर दौर में हुकूमती मिशनरी का हिस्सा रहे, चाहे कोई भी हुकूमत होती है, मुशर्रफ की हुकूमत हो या उससे पहले भी जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, तो हर दौर में न किसी तरीके से वो हुकूमत का हिस्सा बनते रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि इनका जो रोल है, अभी जो इनका झुकाव है, ये इस तरीके पे इस एस्टेब्लिशमेंट इन पे कर रही है, तो इस बारे में कुछ ज़रा अच्छा, बताइए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब या उनका जो ख़ानदान है, इनने हमेशा जो है वो मसलहत की सियासत की है। यानी लड़ाई झगड़ा, यानी किसी को इंतकाम का निशाना बनाना, इन्हें सारी ज़िंदगी। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लेंगे जब नवाज शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर डील करके बाहर चला गया था, ठीक है। तो उस ज़माने के अंदर इन लोगों ने एक बच्चा जो छोड़ा था यहाँ पर ज़मानत के तौर पर, वो बच्चा कौन था? हमज़ा शहबाज़। ठीक है। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने उस वक़्त उसको सँभाला, पाला, पोसा, बड़ा किया और आप देखें कि उस वक़्त भी उसने बड़ा उसका ख़्याल किया। उसके बाद शरीफ बरादरान की जब वालिद का इंतकाल हो गया था और वो पाकिस्तान नहीं आ सके थे, उस वक़्त भी परवेज़ इलाही ने उसकी तदफ़ीन बतौर वज़ीर आला बहुत कुछ किया। यानी परवेज़ इलाही ने सियासी इंतकाम का किसी को निशाना नहीं बनाया। अभी जब इमरान खान की हुकूमत के अंदर शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज जो थे वो जेल के अंदर थे, तब भी बहैसियत स्पीकर वो उसको बुलवाते थे असेंबली के अंदर। वज़ह कता का ये आलम है। अच्छा, एक और यहाँ पे जो बड़ा मसला हुआ है वो परवेज़ इलाही के घर का मसला हो, इमरान खान के घर का मसला हो, ये किसी के घर पे भी हमला हो, ये कैसी रिवायत है सर कि ये इतनी खतरनाक रिवायत चल पड़ी है कि कल जब कोई दूसरी हुकूमत आएगी, नहीं होनी चाहिए। ये कल देखिए आज अगर यहाँ पर हो तो बिलावल हाउस पे भी हमला हो सकता है, कल वो जाती उमरा पे भी हो सकता है, वो किसी पर भी हो सकता है। मगर इसकी इब्तिदा जो है वो नून लीग ने की। आपको याद होगा 17 जून जो 2014 पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो सरबराह थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उसके घर पर हमला किया गया। ठीक है, फायरिंग की गई, 14 लोगों को शहीद किया गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये पाकिस्तान के अंदर ये सियासत नहीं है। आपके हक में या मुखालफत में जो भी आवाज उठेगी, हक वाले को आप सर पे बिठा लेते हैं, जो मुखालफत की आवाज उठेगी उसको दबाने की कोशिश की जाती है। ये पाकिस्तान की सियासत है, ये सियासत नहीं है, ये इंतकाम। और पूरी दुनिया के अंदर ये जो सिस्टम चला आ रहा है ये जमहूरियत है और हमारे यहाँ जो चला आ रहा है वो सिर्फ जुल्म और ज्यादती है। यस मुल्क साहब, अगर हम ये समझें कि पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि जो दौलत का तकसीम है, ये दौलत की तकसीम पे जो झगड़े हैं, ये जो ज़ाती अनाएँ हैं या जो ताकत की बातें हैं, तो इस पे ये सब बहस हो रही है, इसमें अवाम तो कहीं नज़र नहीं आती। सर पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत की डिफिनेशन ये है कि अवाम की हुकूमत,
पूरी दुनिया के अंदर अवाम जो मुंतखब करती है नुमाइंदों को और जी उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजती है, और पाकिस्तान के अंदर जिन नुमाइंदों को भेजा जाता है वो बिक जाते हैं वहां पर। ये तो जमहूरियत तो है नहीं। अच्छा, दूसरी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि 2% जो अशराफिया है वो 98% अवाम के जो हुकूक है उसको गसब कर रही है, जी उनके हुकूक को वो खा रही है, उनके टैक्स को वो खा रही है। 2% खानदान पाकिस्तान के अंदर पल रहे हैं इस वक्त सही इस अवाम के टैक्स और जमहूरियत के ऊपर। मगर यहाँ पे मसला 2% अशराफिया का नहीं है, यहाँ मसाइल दो है। एक है हमारा जो करप्ट निज़ाम, यहाँ पर इसको ऐसा तरतीब दिया गया है कि यहाँ पर कोई इंसान बोल नहीं सकता। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसको उन्होंने कभी नहीं दिया, शऊर नहीं दिया, शऊर के लेवल पर नहीं आने दिया, उनको उसका रोजगार मसाइल उनके हल नहीं किए ताकि लोगों की जो तवज्जो इधर न रहे, उनकी तवज्जो रोजगार की तरफ रहे, बिजली और गैस के बिलों की तरफ रहे, बच्चों के फीसें अदा करने में रहे। वो सुबह शाम अपने वो गाड़ी की तरह और वो कूल के जानवर की तरह वो घूमते रहे। हुकूमत हकूक इस तरफ तवज्जो न रहे। तो इस तरह की जो निज़ाम है, मगर यहाँ पर अवाम की अपनी गलतियां हैं कि अपने कभी हुकूक के लिए ये अवाम खड़ी नहीं हुई। काश ये अवाम अपने हुकूक के लिए खड़ी होती तो यहाँ पर देखती है कि आप पाकिस्तान का निज़ाम कैसे बदलता है। फिर आपके सामने मिसाल जो है वो इसकी ईरान की भी मौजूद है, ट्यूनिस की मौजूद है, फ्रांस की मौजूद है, जहां जहां इनकलाबात हैं तो अवाम के सामने मौजूद तो है। मोहतरम इलियास मुगल साहब, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इससे कबल आवाम में शऊर नहीं था कि वो अपने लीडरों की बात को बिल्कुल सच्चा समझते थे, लीडरों को सच्चा समझते थे, अपना मसीहा समझते थे। लेकिन आप पिछले दौर में जब से कायद इनकलाब डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने पाकिस्तान की आवाम को जो शऊर दिया और उन्होंने जिस तरीके से घर घर जाकर या मीडिया के थ्रू या धरनों में आके आवाम को बताया कि आपके ये हुकूक हैं, ये गसब कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ इसके बाद तो आवाम को काफी शऊर आ जाना चाहिए। इसके बावजूद भी क्या वजह है कि लोग इनके पीछे चलने को मजबूर हैं, उसकी जाती वजह क्या है? सर ये बड़ी तल हकीकत है। डॉक्टर ताहिर अल कादरी से बहुत अरसा पहले एक शख्स ने सवाल किया कि इनकलाब कैसे आएगा, कब आएगा? तो डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने कहा कि जब ये आवाम भूखी नंगी रोड पे आके मरना शुरू हो जाएगी तब इनकलाब आएगा। एक मसला है यहाँ पर। डॉक्टर ताहिर अल कादरी की एक स्पीच थी, उसके अंदर से एक क्लिप था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम को हराम इतना खिला दिया है और इतना मुश्किल में डाल दिया है, एक तो हराम खाकर उनका जमीर जो है वो उसके लिए जाग नहीं रहा, और दूसरा उसको मुश्किलात में इतना डाल दिया कि इस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने 2012 से लेकर 2014-16 तक पाकिस्तानी कौम को जो आइन का शऊर दिया, हुकूक का शऊर दिया, बोलने का जो शऊर दिया, आर्टिकल उन्होंने समझाया कि 62 क्या है, 63 क्या है, शऊर क्या है और अदारों की हदूद क्या है, ये तो मेरे ख्याल में अब आम आदमी और रेडी वाला या आम पब्लिक भी समझती है, जबकि इससे पहले ये चीजें पब्लिक में नहीं थी। दो चीजें हैं। डॉक्टर ताहिर अल कादरी जब ये बात समझा रहे थे ना, तो एक डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने आखिरी एक मिसाल दी थी कि पाकिस्तानी कौम की मिसाल कौम मूसा की उम्मत की तरह है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि फिरौन तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, इसके खिलाफ उठो, तो कौम कहने लगे कि मूसा जा तू फिरौन से लड़, जब तुझे अल्लाह फतह दे देगा हम तेरे साथ खड़े होंगे। तो देखा होगा कि आपने 2014 के अंदर, 2012 के अंदर डॉक्टर ताहिर अल कादरी और उसके लाखों वर्कर जो हैं वो रोडों पर गए, उनकी जॉब्स गई, उनके कत्ले आम हुआ, उनका उनकी तशद्दुद हुआ, जुल्म हुए, मगर कौम नहीं निकली। कौम वही टीवी पर बैठ कर दुआएं करती, या अल्लाह कादरी साहब को फतह दे। फतह दुआओं से नहीं होती, कभी भी प्रैक्टिकल लड़ना पड़ता है इन हुक्मरानों के साथ, और इन हुक्मरानों के साथ जब लड़ोगे तो आपके घरों के ऊपर इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियों से हमले होंगे, जब लड़ोगे तो इसी तरह खवातीन के मुंह पर गोलियां मारी जाएंगी, इसी तरह लोगों को शहीद करके आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ छांगा मांगा का निजाम है, यहाँ पे कोई जमहूरियत या कोई इखलाकी मुल्कों का निजाम नहीं है यहाँ पर। मोहतरम इलियास साहब, एक थोड़ा सा एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह समाअत हो रही थी एक अहम केस की इलेक्शन के बारे में, तो उसमें उन्होंने परसों अपना फैसला महफूज भी कर लिया। तो आप क्या समझते हैं वो जो फैसला आएगा वो मुतदिल होगा या वन साइडेड होगा या किसके हक में होगा? मैं तो नहीं समझता हूँ कि फैसला तो वो होना चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम के हक में हो। तो इस तरह का कोई फैसले के लिए तो मेरे ख्याल में कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन फिल वक्त मुझे ये बता दें कि ये किसके हक में होगा, पीडीएम के हक में होगा या पीटीआई के हक में होगा? सर पाकिस्तान की अगर अदालती तारीख को आप देखें तो आपको 1% कोई केसेस ऐसे मिले होंगे जिससे अवाम का ताल्लुक होगा या हकीकत से ताल्लुक होगा। बिल्कुल हमारे यहाँ टोटली नजरिया जरूरत के तहत और सियासी फैसले होते रहे, ये तो देखा है।
اور پاکستان کی سیاست کے اندر سب سے پہلے اداروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اداروں کے اندر اپنے لوگوں کو ایسا بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی سہولت کاری کریں، ریموٹ فیصلے کرتے ہیں۔ ریموٹ فیصلے کریں۔ ابھی بھی صورتحال کوئی آپ کو بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی ادارہ ہے وہ ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی کہ سپریم عوام ہے، ٹھیک ہے، اگر سپریم عوام ہے تو پھر عوام کو آپ الیکشن کیوں نہیں کرنے دیتے؟ عوام اپنے نمائندوں کو یہ خود پیغام چنیں۔ کس کو تھا؟ سپریم عوام میں یہ پیغام آپ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے یہاں پر، ٹوٹلی ایک دھوکہ ہے عوام کو بیوقوف بنانے کا۔ اگر سپریم عوام ہے تو پھر آپ عوام کے جو فیصلہ ہے اس کی آپ احترام کریں، احترام کریں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں عدلیہ کی تو ایک وہ بھی میری نظر میں ایک ٹرک کی بتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی عدلیہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے فیصلے دیتی ہے، قیوم نیازی جیسے فیصلے دیتی ہے۔ 1957 کے اندر جب اس پہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوتا ہے، اور یہی ہیں جو ثاقب نثار جیسے ججز کو بھی سامنے اس کو چودھری افتخار والا جو چودھری افتخار تھے اس والے ایسے ججز والے بھی معاملات سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر اس چیف جسٹس سے مجھے امیدیں تو ہیں جس طرح باقی قوم کو ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کچھ اس طرح کا کوئی فیصلہ آئے۔ یہاں عدالت بھی درمیانی راستہ نہیں، عدالت نہیں چاہتی کہ کوئی معاذ آرائی پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ہو، کوئی درمیانی راستہ نکال کر کوشش کر رہی ہے کہ 14 مئی سے آگے چلے جائے اور وہ اکتوبر سے پیچھے آ جائیں، کوئی درمیانی راستہ نکال کر دونوں کے آپ لیے یہ نہیں آسانی ہو۔ سمجھتے کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی عدالت کے پیچھے مطلب ہے کہ جا رہی ہے، یا پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کو دے رہی ہے عدالت کو کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا تو آپ کا پاس آخری جو حربہ ہے یا آخری جو آپ کا منزل ہے وہ عدالت ہی ہے، بالکل آپ کو بالکل ساری امیدیں اس سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی اور عدالت کھڑی ہے، یہ تو واضح ٹھیک ہے، نظر یہ دونوں چیپٹر نظر آ رہے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کہتا ہے ہم سپریم ہیں اور پارلیمنٹ کہتا ہے ہم سپریم ہیں، ادھر سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ دونوں سپریم نہیں ہیں، اصل سپریم ہم ہیں۔ ان اداروں کی آپس کی جنگ نے پوری دنیا کے اندر سر آپ دیکھیں حکومتیں آتی اور چلی جاتی ہیں، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، ادارے اپنے کام کرتے ہیں، وزیراعظم اپنی ڈیوٹی پر آتا ہے شام کو 5 بجے چھٹی کر کے چلا جاتا ہے، ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے اداروں کا قتل ہوتا ہے، اداروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اداروں کو کے اندر مداخلت کی جاتی ہے، اداروں کو کمزور کر کے تباہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد سارے کام کیے جاتے ہیں۔ پی ڈی او حکومت آتی ہے، اس نے آ کے اپنے خلاف، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں اسحاق ڈار کو آ کر یہاں پر اس میں وزیر خزانہ بن چکے ہیں، آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ جس نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر بھائی کو باہر بھیجا ہوا 3 سال سے واپس نہیں آ رہا، تو آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں یا کس سپریم پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کس جگہ پہ کھڑی ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر پی ڈی ایم وہیں کھڑی ہے جہاں اس نے نہ عدالت کو ماننا ہے، کسی کو نہیں ماننا، اس کے پیچھے چون کے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے۔ آپ سر اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر کسی کو نہیں پتا کہ پرویز الہی کے گھر پہ کون حملہ کر رہا ہے، زمان پارک میں کس نے حملہ کیا، لوگوں کو کون اٹھا رہے ہیں۔ یہاں آپ جا کے پی ڈی ایم کے کسی کا لیڈر سے پوچھنا، وہ کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اصل جو حکومت ہے نا وہ کسی اور کی ہے، اور کسی اور کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو ساری دنیا آپ جانتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ناظرین یہ تھا بیلاگ تبصرہ محترم الیاس مغل کے ساتھ، دیکھتے رہے یوٹیوب چینل، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔